उससे विश्वास बढ़ जाता है, संयोजना अच्छी होती है। आचार्य श्री ऐसा कहते नहीं है कि हमसे पूछ पूछ करके करो, लेकिन ये तो शिष्यों का कर्तव्य ही होता है। उनको तो खुशी होती है इस बात में कि कोई भी समाज में समारोह कार्यक्रम वगैरह सुनिश्चित होते हैं, बड़े रूप में होते हैं, तो आचार्य श्री का आशीर्वाद ले लेना समाज के लिए भी अच्छा रहता है, अपने लिए भी अच्छा रहता है। गुरु आज्ञा मिलती है, संघ की अनुकूलताओं का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य कैसा है, स्थान कैसा है, चर्या बराबर हो पा रही कि नहीं हो रही, कोई प्रतिकूलता तो नहीं है। और फिर जब गुरुवर आशीर्वाद आदेश देते हैं तो फिर उनकी कृपा भी अपने साथ साथ चलती है। संघों की व्यवस्थाओं में दो बातों की मुख्यता होती है कि संघ का निवेदन किस रूप में गुरुवर के पास पहुंचा है, आचार्य श्री उस पर ध्यान देते हैं। और कभी कभी आचार्य श्री विशेष अवसरों पर, जबकि संघ को वहाँ की जानकारी भी नहीं है, आचार्य श्री के ख्याल में वहाँ की समाज के द्वारा कोई निवेदन जाते हैं, तो आचार्य श्री भी डायरेक्ट संघों को संकेत दे देते हैं कि वहाँ समाज में ऐसा ऐसा आवश्यक कार्य है और आप लोग वहाँ पहुँचो। संघ यदि ये भी कहे कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है, समाज तो कोई आई नहीं, नहीं वो सब यहाँ बात हो गई, चलो आप आगे बढ़ो, वो सब आ जाएंगे और हो जाएगा। संघ को जानकारी नहीं है, समाज का कोई विशेष निवेदन आचार्य श्री के पास पहुंच गया, आचार्य श्री के ख्याल में बात आ गई, तो आचार्य श्री के पास से संकेत संघ को पहुंच जाता है। अथवा आसपास की समाज कोई कार्यक्रम संपन्न करना चाह रही है और संघ को उन्होंने निवेदन किया, तो विराजमान संघ यही संकेत देता है कि यहां निवेदन किया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस निवेदन को गुरुवर के यहां जाकर के करो, गुरुवर का जैसा आशीर्वाद आएगा कार्य करेंगे। इससे क्या होता है, समाज में भी संयोजना बनी रहती है और गुरुवर की आज्ञा आशीर्वाद में कार्यक्रम में कसावट भी बनी रहती है और संघ की व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक चलती रहती हैं। ऐसा ही आचार्य श्री के संग में निरंतर चलता रहता है। आचार्य श्री स्वयं अपने जीवन में इसी स्वभाव में ढले हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन को अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित भाव से रखा, तो वो आज ना भी कुछ कहें तो शिष्य समुदाय भी उसी समर्पण के भाव से अपने गुरुवर के प्रति भाव रखता है। गिरनार की उस यात्रा में पहले तो चतुर्मास संपन्न करना, सूरज जैसे महानगर का संकेत मिला, पार्ले पॉइंट पर चतुर्मास करने का संकेत मिला, लेकिन देखो जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा भाव चतुर्मास कराने का किया, जिस पुण्यात्मा ने गुरुवर का महुआ जी क्षेत्र पर चतुर्मास करा के इतनी बड़ी गिरनार यात्रा कराई और अनेकों त्यागी वृत्तियों के चतुर्मास कराए, भाव तो उसने बनाए कि संघ का अच्छे से अच्छा चतुर्मास कराएंगे, पर उनके भाग्य में योग नहीं था। आशीर्वाद लेकर के तो बिना वारे से वो आगे बढ़े, उनके साथ में उनके सूरत के बहुत सारे साथी भी थे, राजा भैया सूरत वाले, कमलेश भाई जी, महेंद्र जी आदि आदि, अशोक जी, विनायका है, गंगवाल जी आदि आदि, ये तो पार्ले पॉइंट के मूल आधार स्तंभ हैं। ज्ञानेंद्र गदिया, नीरज गदिया, संजय गदिया, गदिया परिवार अजमेर वाला निरंतर दान पुण्य में अग्रणी रहता है। संस्कार शिविर में, जब से सूरत में संस्कार शिविर हुआ, महिला वर्ग का परिधान जो आप देखते हो, विशेष संस्कार शिविर में महिलाओं को प्रदान की जाती साड़ी, वो गदिया परिवार के यहाँ से, उनके कारखाने से ही आती है। हर साल वो यूं, आप तो ये बताओ कितनी संख्या में बैठ रहे हैं, करते रहते हैं।
सूरत में जो भी समाज है, चाहे पार्ले पॉइंट पर हो, चाहे नानपुरा में हो, चाहे आहूरा नगर में भी एक बहुत अच्छी समाज, बड़ी समाज, बहुत अच्छा भव्य पंचकल्याण गजर संपन्न कराया। भटार पर समाज है, आदि आदि बहुत समाज है, बहुत बढ़ गई समाजें। खूब दान पुण्य पूजा पाठ रोज चलता है, खूब करते हैं लोग। बाबूजी का परिवार, राजा भैया का परिवार कितने वर्षों से आचार्य श्री के लिए कितना कुछ कर रहा है। तो ऐसा करते हुए बड़े उत्साह से तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। जब बीना बारे में थे तो सब समाज ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया, खूब ठाट बाट से पूजन की। आचार्य श्री का संक्षिप्त उद्बोधन प्रवचन भी मिला, आहारचर्याएं भी सभी ने संपन्न कराई। वापसी में बाबूजी को कुछ ऐसी असुविधा हुई कि सागर स्टेशन से जैसे ही ट्रेन से आगे बढ़े और सागर और विदिशा के बीच में उनके स्वास्थ्य में इतनी खराबी आई कि रास्ते में ही उनका निधन हो गया। कि बहुत बड़ा झटका समाज के लिए उस समय लगा। यहां आचार्य श्री का संकेत हो चुका है चतुर्मास के लिए, और वहां मुखिया के साथ इस तरह की घटना घट गई। आचार्य श्री को समाचार मिले तो आचार्य श्री भी एक मतलब वातावरण को अब कैसे क्या करेंगे ये लोग, समाज लोग, चिंता तो होती है, स्वाभाविक है। और इतना सक्षम परिवार, समाज सेवी परिवार, क्षेत्रों के लिए, संघों के लिए सहयोगी परिवार, आकस्मिक इस तरीके से कुछ हो गया। उनको कुछ प्रॉब्लम स्वास्थ्य की पहले से चलती थी, उस समय क्या कैसे कर्म की उनकी उदीर्णा हुई और वो नहीं संभल पाए, ये हो गया। हम लोगों को समाचार मिला, हम लोग भी हतप्रभ रह गए कि अब करें क्या, क्या निर्णय लें। आचार्य श्री को यदि समाचार ये भेजें कि अब वहाँ जाने का मन नहीं है तो समाज को और ज़्यादा लगेगा कि एक तो ये हो गया और महाराज जी का आना कैंसिल हो गया, और यदि जाते हैं तो स्थिति समाज की कैसे संभलेगी, क्या होगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन हम लोग वहीं रुके रहे, कोई विचार ही नहीं किया, बिहार भी रोक दिया। समाज बंधुओं को समझ में आया कि महाराज जी बहुत पसोपेश में हैं, संकोच में हैं। प्रतिनिधिमंडल आया, बोले महाराज जी जो हुआ सो हुआ, आप तो पधारें। हमने कहा भाई अब अभी तो कुछ कहते नहीं हैं, अंकलेश्वर तक पहुंचते हैं फिर देखते हैं। अंकलेश्वर में विराजमान हुए, सभी लोग आए, नहीं महाराज जी बिहार तो होना ही होना, और आप आएंगे तो समाज को थोड़ा सा ठीक ठाक धार्मिक वातावरण रहेगा तो ठीक रहेगा। आचार्य श्री को पुनः समाचार भेजा, स्थिति ये बन गई है, क्या करें, कैसा करें। तो आचार्य श्री ने संकेत दिया, त्यागी वृत्तियों के माध्यम से समाचार आया कि आचार्य श्री का कहना है अब जो हुआ सो हुआ, वहीं चतुर्मास करना ठीक रहेगा। चलो भाई, महुआ जी पहुंच गए। महुआ जी में कुछ दिन का प्रवास किया, परिवार की शुद्धि हुई, उन्होंने विधान महुआ में आकर के किया। आगे बढ़े, पार्ले पॉइंट पर पहुंच गए। समाज ने उत्साह से, सारी समाज ने मिलकर के चातुर्मास स्थापित कराया। अब बाकी तो अपन को कुछ सोचना इसलिए नहीं था कि आचार्य श्री की छत्र छाया में बंधी हुई समाज है तो सारे प्रबंध जानती है, सबको समझती है, अपन को कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन समाज को तो एक बहुत बड़ी क्षति हो गई थी। लेकिन बाबूजी के बेटे आशीष जी को पार्ले पॉइंट मंदिर कमेटी के नए रूप में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी माँ और पूरा परिवार सभी आए, दोनों भाई वगैरह। समाज ने वातावरण बनाया, चातुर्मास अच्छे तरीके से स्थापित हुआ, और फिर जो क्रम चलता है तो चलना शुरू ही हो जाता है। प्रवचन मालाएं, कक्षाएं सभी नित्य प्रति अपने चलने लगी। स्थान का प्रभाव क्या था, कैसा असर रहा वहाँ, कि माहौल बहुत प्रभावनामय, सब जगह सब कुछ अच्छा चल रहा।
और खास पर्यूषण के 2 दिन पहले, मतलब बहुत अच्छे चरम पर था प्रभावना का वातावरण, खूब तैयारियां पर्यूषण के लिए हो रही, रक्षाबंधन अच्छे से हो गया, ये हो गया, सब कार्यक्रम सुबह शाम के पूजा पाठ से लेके प्रवचन प्रभावना सब चल रही। और पर्यूषण के 2 दिन पहले खास तीज की तिथि में, पंचमी से पर्यूषण शुरू होते हैं, तैयारियां, पंडाल मंडप सब बड़े बड़े रूप में, संस्कार शिविर लगेगा। और पर्यूषण के 2 दिन पहले, समझ लो चौथ का ही दिन बीच में, तीज को दोपहर तक मैंने स्वाध्याय किया, जैसे नियमित क्रम में स्वाध्याय करते उस तरीके का स्वाध्याय रहा। भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय करने के बाद हम अपने कक्ष में जाके बैठ गए। राजा भैया भी आके थोड़ी चर्चा करनी थी, बैठ गए। कमलेश भाई भी कुछ चर्चा करनी थी, वो आके बैठ गए। आशीष जी की मम्मी भी आकर के बैठी थी। तो ये सभी लोग बात कर रहे थे, आगे महाराज जी पर्यूषण वगैरह क्या कैसा करना, बातचीत करते हुए। कमलेश को थोड़ा सा काम था तो बोले महाराज जी हम अभी तो निकलते, बाद में आएंगे। ठीक है, बैठे ही थे, फ्री बैठे थे क्लास के बाद। और राजा भैया वगैरह बातचीत कर रहे करते करते कुछ ऐसा मुझे भी लगा, कैसा क्या लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे कुछ अंदर से लगा कि क्या बात है, ऐसा तो कुछ लगता नहीं। तो उनको ऐसा समझ में आया कि महाराज जी को कुछ अनुकूलता सी नहीं दिख रही। तो मम्मी कहने लगी महाराज जी आप थक गए होंगे, इतनी क्लास वगैरह ले ली, सुबह से प्रवचन कर रहे, तो आप थोड़ा, हम लोग बाद में आ जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, अब आप बार बार नहीं आ पाती, तो थोड़ी चर्चा जो भी करना कर लो। ऐसा करते हुए बैठे चर्चा कर रहे, फिर हम ही को कहना पड़ा कि नहीं अब ठीक है तुम बाद में आ जाना, थोड़ी अनुकूलता भी नहीं है। राजा भैया को कुछ बात समझ में आई, तो हम और राजा 2 बस, बाजू में महाराज जी, ये लग जी भी, किसी को कोई खबर ही नहीं, चर्चा नहीं, ब्रह्मचारी लोग भी। ऐसा करते हुए और थोड़ी गर्मी सी लगी। हमने राजा को कहा, हमने कहा राजा बाहर अपन हवा में बैठते हैं। राजा जी कहा ठीक है। राजा बोले भैया वृत्ति कर दूं क्या महाराज जी? हमने कहा हाँ कर दो थोड़ी सी। इतने में थोड़ी आवाज़ किसी को मिली होगी तो ब्रह्मचारी आ गया, बोले हम भी भैया वृत्ति करते हैं। ऐसा वैसा करके बैठे रहे। तो फिर हमको थकान लगी, हमने कहा राजा अनुकूलता नहीं है, अपन अंदर चलो लेटते हैं, लेट जाते हैं। लेट गए। अब राजा को लगा कि महाराज जी की का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो उसने वहीं से मोबाइल से किसी को फ़ोन कर दिया कि कोई डॉक्टर को तो भेजो थोड़ा। डॉक्टर आ गया, उसने पल्स वगैरह देखे, ऊपर से चेकअप किया, बोले ये तो मामला ही गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है? राजा बोले क्या महाराज जी तो बैठे बातचीत कर रहे हैं, लेटे लेटे बातचीत कर रहे, हम पूरी बातचीत कर रहे, वो पॉइंट दबा रहे, कर रहा, वो कर रहा। ऐसा करते हुए जो राजा भैया के पारिवारिक वैद्य थे वो आए, उन्होंने देखा, बोले इसमें तो इनका बीपी बिल्कुल डाउन हो गया है और पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्थिति अनुकूल नहीं है। ऐसा वैसा करके तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बात ख्याल में आ गई और उन्होंने जो भी राजा भैया को बात बताई, अब वो थोड़ा सा हट के उन्होंने बात की। हम देख रहे हैं कुछ बात कर रहे हैं और हम पूछ भी रहे कि क्या है, तो कुछ बताया नहीं। हालांकि तकलीफ हमको किसी भी तरह की नहीं हुई, पूरा ख्याल में सब बातचीत भी करते रहे और हम ही उनको बताते रहे कि ऐसा करो वैसा करो। राजा भैया को ख्याल में आया उनका कोई एक परिचित व्यक्ति और है, उसे उनने फ़ोन लगा दिया, उसको बुलाया। तो एक कार्डियोलिस्ट जैसे कोई कहलाते ना, वो ये सब चीज़ें समझते, वो आ गया। उस संयोग से तुरंत वहाँ मिल भी गया, कहीं पास में ही आया। तो उसने कहा कि अब जो भी उसने इंग्लिश में उन लोगों से आपस में बात करी, हम समझ गए कि इनके लिए कुछ ख्याल में ऐसा आ रहा है कि मामला गड़बड़ है। अब हम पूछ रहे तो वो बता नहीं रहे। राजा भैया ने वहीं से, उनके पास संपर्क सूत्र थे ब्रह्मचारियों के, तो आचार्य जी के पास खबर भी भेज दी डॉक्टर की चर्चा के बाद में, क्योंकि उन पर भी जवाबदारी बहुत थी।
तो जैसे ही खबर भेजी तो आचार्य श्री ने भी ध्यान से सुना और फिर जो भी उनको संकेत दिए हों, निर्देश दिए हों, तो राजा भैया के ख्याल में आ गया। तो उसने कहा भाई बाकी तो उपचार कुछ हो नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, ये करो करो, उन्होंने कहा नहीं, ये सब यहाँ तो कुछ संभव नहीं है, आप तो ऊपर ऊपर से कुछ बता सकते हो, करो तो बताओ। अब डॉक्टर लोग ऊपर से क्या करें, क्या बताएं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, हम ये करे देते वो करे देते, अब भी ऐसा कंट्रोल हो जाएगा वैसा, ये तो सब है लेकिन ये यहाँ पर अभी संभव नहीं है, और गुरु आज्ञा के बिना तो कुछ होता नहीं है, और महाराज जी स्वयं अभी कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा ऐसा करके उन्होंने उसको टाल दिया। बोले नहीं नहीं ऐसा है, बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बहुत बहुत बातें करी, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन राजा स्वयं समझदार थे और उन्होंने कहा नहीं मैं हूँ यहाँ पर और ऐसी कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी को संकेत दे दिया, गुरुजी का आशीर्वाद आ गया है। और अब फोटो भी लगी थी तो राजा भैया कहने लगे देखो आचार्य श्री की फोटो है महाराज जी, आप आचार्य श्री का स्मरण करो, सब अभी ठीक हो जाएगा। वो आया और उसने ऊपर से चेकअप वेकअप करने के बाद में वो एक प्रयोग किया, उसने ऐसा ऐसा करके उसको कुछ ख्याल आया। बोले भाई मैंने कोर्स किया है पर आज तक मैंने किसी पर प्रयोग नहीं किया, हाँ प्रैक्टिकल मैंने कहीं नहीं किया, कोर्स तो किया है, और वो कोर्स ऐसा है कि पूरा कंट्रोल हो सकता हाथों के माध्यम से ही, पर उसमें रिस्क बहुत है। रिस्क कौन लेगा? डॉक्टर बोला रिस्क कौन लेगा? तो राजा भैया बोले मैं रिस्क लेता हूँ, आप करो और मेरी जवाबदारी है, आप निश्चिंत रहो। उसने ऐसा ऐसा करके ये करके कुछ ऐसा किया और उससे पल्स कंट्रोल में आने लगे धीरे धीरे धीरे। 4-5 बार उसने किया, फिर रुका, फिर किया, फिर किया। 3-4 बार करने से स्थिति सामान्य आ गई। वो डॉक्टर हंसने लगा, बोले ये मेरी भाषा में चमत्कार से कम नहीं है, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, और बोले इस कमरे से अपन बाहर नहीं निकले, बाहर का कोई साधन अंदर नहीं आया। तो राजा भैया कहने लगे डॉक्टर साहब ना तुम्हारा प्रयोग और ना हमारा कुछ काम। ये फोटो हमारे गुरुवर की लगी है ना, मैंने गुरुवर के चरणों में समाचार भेजा दिया था और गुरुवर ने कहा सावधानी रखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 3 शब्द वहां से आए, सावधानी रखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने महाराज जी का हाथ पकड़ के कहा था महाराज जी आचार्य श्री का ध्यान करो, और डॉक्टर ने ऊपर से जो प्रयोग किया वो बहुत जोर से यहां दबाना पड़ता है।